नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 28 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है और डेली बेसिस पर एक समय को निर्धारित करते हुए इसके क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। और जो अगर पिछला क्लास आपका छूट चुका है तो समय निकाल कर उसे भी देख लीजिएगा। और जो मंथली संग्रह हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी जनवरी से मई तक का आपको दिया गया है, तो ये सारे वीडियो जो बिहार स्पेशल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 100% यहाँ पर वादा है आपसे कि इस तरह का जो संग्रह है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये जो वीडियो पहले अपलोड हुए हैं, अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो समय निकाल के जरूर देख लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बताएं कि बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अभी घोषणा हुई है और ये घोषणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 को लेकर हुई है। ये आपको साल याद रखना है। फिलहाल 2024 की बात करें, जो जानकारी हमने आपको दिया था इसमें 2 लेखक शामिल है। वो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए थे पिछले वीडियो में, वो चीज़ें अभी पुनः हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये ध्यान रखें 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। तो जो लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी रैंक को जान पाएंगे, अपनी तैयारी का आप मूल्यांकन कर पाएंगे। और एक फायदा यहाँ पर ये होगा कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। अभी एक पर्याप्त समय है और लाइव टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। ये महज 199 रुपये में आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली जो बाल साहित्य पुरस्कार या फिर युवा पुरस्कार की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो प्रश्न आज आप देख रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, इसको लेकर जो जानकारी हमने दिया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पूरे भारत से अगर हम बात करें, देखिए 15 जून को इसकी घोषणा हुई है और पूरे भारत की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी में, जो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार में क्रमशः 23 लेखक और 24 लेखक के नामों की घोषणा हुई है। अच्छा, युवा पुरस्कार में 23 लेखक आपको इसलिए दिख रहा है, एक इससे कम इसलिए है क्योंकि युवा पुरस्कार में संस्कृत को लेकर अभी घोषणा नहीं हुई है और ये कहा गया है कि आने वाले समय में इसकी घोषणा होगी। अच्छा, बिहार के जिन 2 लेखक या फिर लेखिका की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों कैटेगरी में आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें युवा पुरस्कार की, तो यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये मैथिली साहित्य के लिए युवा कवित्री रिंकी झा ऋषिका का चयन किया गया है, जो कि मधुबनी की रहने वाली है। और उनकी कविता संग्रह क्या है, तो नदी घाटी सभ्यता। और वहीं पर बाल साहित्य पुरस्कार में बात करें तो वरिष्ठ लेखक, कवि व कथाकार नारायण जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका जो कथा संग्रह अनार है, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। और ये मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया था। हालांकि इसके अतिरिक्त वो कंप्लीट चार्ट भी हमने आपको दिखाया था, जो कि पूरे भारत से चुना गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं युवा पुरस्कार विजेता, जबकि इस वाले स्लाइड में आप देख रहे हैं बाल साहित्य पुरस्कार विजेता 2024 का। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहले भी कई दफा प्रश्न बने हैं, तो आने वाले समय में भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग यानी कि BWKL का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। अच्छा, आप सभी को मालूम होगा जब इस प्रतियोगिता की घोषणा हुई थी और साथ साथ टीमों की भी घोषणा हुई थी, तब हमने आपको इसके बारे में बतलाया था। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न है इसके विजेताओं को लेकर है। फिलहाल यहाँ पर देखें, इसका राइट आंसर जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें से सिवान टाइटंस दिख रहा है विकल्प नंबर ए में। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो पहला संस्करण है बिहार विमेंस कबड्डी लीग का, ये सिवान टाइटंस ने अपने नाम किया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब सवाल ये उठता है किसे हराकर, तो सारण स्ट्राइकर को हराकर।
ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल जानकारी यहाँ पर हमने दिया है। देखिए, पहला पॉइंट है कि प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर जो मेंस कैटेगरी वाला कबड्डी लीग होता है, इसी की तर्ज पर बिहार में पहली बार 10 से लेकर 16 जून 2024 तक बिहार विमेंस कबड्डी लीग, जिसे कि शॉर्ट में कहा गया है BWKL, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसी का पूरा नाम है बिहार विमेंस कबड्डी लीग। तो इसका आयोजन हुआ कब से कब तक? तो 10 से लेकर 16 जून 2024 तक। और आपको ये भी ध्यान रखना कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, यह प्रतियोगिता पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित की गई थी। और 7 दिनों तक ये जो टूर्नामेंट चला या फिर जो प्रतियोगिता चला, इसमें यानी इस लीग में 6 टीमें भाग रही थी। और टीमों का जो नाम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना सीतामढ़ी सेंटिनल्स, पटना पेलिकेंस, मगध वॉरियर्स, नालंदा निंजाज, सिवान टाइटंस और सारन स्ट्राइकर्स, ये इसकी 6 टीमें हैं। और विजेता सूची की बात करें तो इस खिताब को सिवान टाइटंस ने अपने नाम किया सारन स्ट्राइकर को हराकर, और ये पहले स्थान पर, फिर सारन स्ट्राइकर दूसरे स्थान पर, और इसमें तृतीय स्थान हासिल किया किसने? तो पटना पेलिकेंस ने। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, हमने कई बार आपको बतलाया है कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, जो कि उसमें से एक प्रमंडल है सारण। सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, एक है सारण और एक है सिवान और एक है गोपालगंज। अच्छा, यहाँ पर सारण और सिवान आपको दिख रहा है। अच्छा, गोपालगंज को लेकर अगर हम बात करें तो गोपालगंज से संबंधित आपके बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली एक प्रश्न बना है थावे महोत्सव को लेकर, जो कि 11वां संस्करण था थावे महोत्सव का, और हमने ये प्रश्न आपको बतलाया था। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और जो बात हो रही है एक्चुअली में बिहार से संबंधित खेलों की, हालांकि आज का दोनों प्रश्न जो है ये खेल से ही संबंधित है, और बिहार सरकार खेल को लेकर काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है। बहुत सारी घोषणाएं होती रहती है और बहुत सारे मतलब कह सकते हैं खिलाड़ी बिहार से विभिन्न जगहों पर देश और विदेशों में प्रतियोगिता में भाग लेकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी इन सारी चीजों पर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। देखिए, यहाँ पर बिहार की अगर हम राज्य के खेल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कबड्डी बिहार की राष्ट्रीय खेल है। ऐसे तो कबड्डी बिहार में मतलब बिहार के अतिरिक्त और भी कई राज्यों की राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अगर हम बात करें एक देश के रूप में तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अच्छा, वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे कहीं ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मौजूदा खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की चर्चा हुई है तो एक जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 17 से 22 जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फॉइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है अभी हाल ही में कजान रूस में किया गया था। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कजान रशिया में 17 से 22 जून तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेंसिंग फॉइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आकाश कुमार बिहार के सारण जिले के छपरा के रहने वाले हैं। छपरा एक स्थान है सारण जिले में, यहीं के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में बिहार सरकार के गृह विभाग में कार्यरत है। अच्छा, इनसे संबंधित एक जानकारी ये भी है कि बिहार सरकार के मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम के तहत उन्हें नौकरी मिली है। अच्छा, हाल ही में एक घोषणा हुई है, अगर हम बात कर रहे हैं बिहार से संबंधित खेलों की या फिर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, तो एक घोषणा रिसेंटली हुई है कि प्रत्येक नगर एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोला जाएगा। ये इसी वीक ये घोषणा हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये घोषणा अभी किया गया है। अच्छा, यहाँ पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं तो इसको लेकर एक अहम जानकारी आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए याद रखना है। देखिए, 26 जनवरी 2024 को जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी। इसमें से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की भी झांकी निकाली गई, जो कि मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, जिसे कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। आप यहाँ पर इस झांकी की तस्वीर को देख रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, कुल जो 14 विभागों की झांकी की हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके समक्ष है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि नगर विकास और आवास विभाग की झांकी जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित था, ये पहला पुरस्कार इसे मिला है। दूसरा पुरस्कार मिला बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी जो कि मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी। वहीं पर तृतीय पुरस्कार की हम बात करें तो तृतीय पुरस्कार जो मिला है संयुक्त तौर पर विधि विभाग और कृषि निदेशालय को मिला है और दोनों की झांकी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो तृतीय पुरस्कार इन दोनों विभागों को संयुक्त तौर पर दिया गया। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें 2-3 और इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। एक तो यहाँ पर 9वां नंबर जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जो झांकी थी ये 50 साल बेमिसाल पटना जू, और अगला एक 8 नंबर पर देख रहे हैं कला संस्कृति और युवा विभाग की झांकी जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष पर। अभी रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जो कि 49वां भारत रत्न है। और ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई प्रकार के प्रश्न अराइज हो सकते हैं। एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक बिहार के कितने लोगों को या फिर बिहार से संबंधित कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो 5 को। साथ साथ अब तक अगर हम बात करें भारत रत्न से कितने महान हस्तियों को सम्मानित किया गया, तो ऐसे में अगर ओवरऑल पूछा जाए तो 53 हस्तियों को इस वर्ष 2024 में 5 महान हस्ती को भारत रत्न दिया गया है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को ने हाल ही में 23 जून 2024 को किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? राइट आंसर होगा केरल का एक शहर है कोझिकोड। इसे अभी हाल ही में भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है यूनेस्को की तरफ से। देखिए तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। पहला पॉइंट है कि केरल के कोझिकोड शहर को हाल ही में 23 जून 2024 को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। और इस उपलब्धि के बाद राज्य सरकार ने अगले साल से ये घोषणा कर दिया कि अगले साल से प्रत्येक वर्ष 23 जून को कोझिकोड साहित्य शहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस शहर को लेकर ये चीजें तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन एक शब्द यहाँ पर ये प्रयोग हुआ भारत का पहला साहित्य शहर, ये चीज भूलिएगा मत। और ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मैं अतिरिक्त दे दूं। दरअसल अगर हम बात करें यूनेस्को की इस सूची में जो खास करके साहित्य शहर की सूची है, इसमें और भी कई बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि चेक गणराज्य का जो प्राग शहर है ये, इटली का मिलान शहर, यूनाइटेड किंगडम का एडिनबर्ग शहर और फ्रांस का अंगोलेमे शहर, पाकिस्तान का लाहौर भी इसमें शामिल है, इंडोनेशिया का जकार्ता, ये सभी इसमें ऑलरेडी शामिल है। अब इसमें भारत का कोझिकोड भी शामिल हो गया है। अच्छा, कोझिकोड को लेकर पिछले साल भी एक जानकारी हमने आपको दिया था अक्टूबर 2023 में कि अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया था। ये जानकारी आपको अक्टूबर 2023 वाला पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग वहां देखेंगे तो ये जानकारी ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, कोझिकोड को लेकर एक दो बात यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने शामिल किया है कि भारत व एशिया का, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला महिला पुलिस थाना जो कि कोझिकोड शहर केरल का है, यहीं पर स्थापित किया गया था। और इससे पहली महिला पुलिस थाना का जो उद्घाटन है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों 27 अक्टूबर 1973 को किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोझिकोड तट पर ही 27 मई 1498 को वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली नागरिक था वो भारत आया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 1973 को लेकर एक बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में ही इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर टाइगर की बात हो रही तो बिहार में अगर हम बात करें टाइगर की, तो बिहार में तो एक बात ये ध्यान रखेंगे कि आप लोग एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम चंपारण में है जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जिसे कि शॉर्ट में वीटीआर भी कहा जाता है। और आपको ध्यान रखें नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर वीटीआर में टाइगर की जो संख्या है वो है 54। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? देखिए इस शहर का नाम है श्रीनगर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को
विश्व शिल्प परिषद द्वारा 24 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। इससे जम्मू कश्मीर में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को भी लाभ होगा। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में विश्व शिल्प परिषद के द्वारा श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसको विश्व शिल्प शहर के रूप में चुना गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात हुई तो हमने कई बार आपको ये बतलाया कि जम्मू कश्मीर से संबंधित या फिर लद्दाख से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, उसको ध्यान से पढ़ना और उसको याद रखना है, क्योंकि रिसेंटली कई सारे एग्जाम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित कोई ना कोई एक प्रश्न देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि इस वाले पॉइंट में देखेंगे कि हाल ही में 1 से लेकर 4 मार्च 2024 तक जम्मू कश्मीर में कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तवी महोत्सव का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर को लेकर और भी कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है, जो कि एक रेलवे ब्रिज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसे चिनाब ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है, इस नाम से यह मशहूर है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना है, और शायद यही वाला पॉइंट, दोनों में से एक पॉइंट मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से एक पॉइंट आपके बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। इसी दोनों में से एक पॉइंट आप कौन सा है एग्जैक्ट मुझे ध्यान में फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन इसी दोनों में से है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो राइट आंसर होगा ओम बिरला, जो कि अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए पहला पॉइंट है कि एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के समर्थन के बाद ध्वनि मत से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद ओम बिरला को या फिर ओम बिरला 26 जून 2024 को लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, जो आप यहाँ पर तस्वीर में इन्हें देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से संबंधित कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि अगला पॉइंट है कि 19 जून 2019 को 19 के बाद यह लगातार दूसरी बार है जब वे लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि इस डेट को लेकर ये आपको ध्यान रखना है कि इस तिथि को वे पहली बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। उस बाद दूसरी बार अभी हाल ही में कब, तो 26 जून 2024 को। ये लगातार उनका दूसरा कार्यकाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले आपको ये जानकारी दिया था, हालांकि वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने शायद वाराणसी आपको बतलाया था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में आया मैंने क्या बतलाया था, लेकिन इसमें आप लोग सुधार कीजिएगा, थोड़ी सी गलती वहां पर हुई थी। जो हम प्रोटेम स्पीकर को लेकर जानकारी दे रहे थे, आपको ये ध्यान रखना है कि कटक उड़ीसा के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कटक उड़ीसा के मतलब ये सांसद हैं। अच्छा, एक जानकारी और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, लोकसभा सांसद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वर्ष 1952 में लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे या फिर जो प्रथम स्पीकर थे, वे कौन थे, तो जीवी मावलंकर, जो कि कांग्रेस दल से थे, ये बने थे। लेकिन यहाँ से कई चीजें और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, ये लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न अराइज हो जाता है आपके समक्ष। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे अध्यक्ष हैं। इनसे पहले जो 5 अध्यक्ष थे, ए एम अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, जी एस ढिल्लन, बलराम झाकर, जी एम ए सी बाल योगी, ये 5 नाम है। इसके बाद छठा नाम इसमें शामिल हुआ ओम बिरला, जो कि दूसरे कार्यकाल के लिए चुने हैं या फिर 2 बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, इतनी सारी बातें तो हो रही थी लोकसभा को लेकर, जो कि संसद का यानी कि भारतीय संसद का जो निचला सदन है, वहीं पर भारतीय संसद की उच्च सदन की बात करें तो यह राज्यसभा है। और राज्यसभा को लेकर ये ध्यान रखना है कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? दरअसल अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जो कि 18वां लोकसभा चुनाव था, और इस चुनाव को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको दिया था। अब इस वीडियो को जाकर एप्लीकेशन पे जो फ्री वीडियोज वाला सेक्शन है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, और वहीं पर आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, जो कि डिटेल इंफॉर्मेशन हमने आपको इसमें दिया है। मुझे लगता है कि एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में अराइज हो सकता है, ये जानकारी हमने आपको दिया था, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि हमने आपको बतलाया था। फिलहाल यहाँ पर अब आ चुके हैं हम छठे प्रश्न पे।
24 जून 2024 को संपन्न हुए अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितना पदक जीता है? तो भारतीय पहलवानों ने 11 पदक अपने नाम किया। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है ये अम्मान जॉर्डन में किया गया 22 से लेकर 24 जून 2024 तक। और इस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 11 पदक अपने नाम किया। इन 11 पदकों में 4 स्वर्ण यानी कि 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 5 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। कुल मिला के पदकों की जो संख्या हुई 5 4 9 और 2 11। और 11 पदकों में बात करें किसे कौन सा पदक मिला, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप लोग चाहें तो इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह की भी जानकारी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले बार भी जब 69वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, एक प्रश्न इससे खास करके यानी कि जो इसका विजेता रहा है किसी एक प्रतियोगिता को लेकर पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि किस देश का मून मिशन चांग-ई 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे व सुदूर हिस्से से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंचा है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि चाइना का यह मून मिशन था चांग-ई 6। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चाइना का जो मून मिशन चांग-ई 6 है, हाल ही में 25 जून 2024 को चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। और इसके साथ ही चाइना पहला ऐसा देश बन गया जो कि चांद के अंधेरे व सुदूर हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। एक बात यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है, हमने जानकारी आपको दिया था कि जो चाइना की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSA का चांग-ई 6 जो मिशन है, जो आपको ध्यान रखना है, जो लैंडर है 53 दिन बाद सैंपल लेकर धरती पर वापस आया है। इसे 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। कब? तो 3 मई 2024 को। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले चीन ने दिसंबर 2020 में चांग-5 मून मिशन लॉन्च किया था। और इस मिशन के तहत चांद की 1731 ग्राम चट्टाने और मिट्टी पृथ्वी पर लाया गया था। हालांकि इस बार जो ये सैंपल लाया गया है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है जब हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी पुष्टि होती तो हम आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए। हालांकि पहली बार चाइना ने साल 2004 में अपना चंद्र मिशन यानी कि लूनर मिशन लॉन्च किया था। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, मिशन चंद्रयान की बात अगर हम करें जो कि भारत से संबंधित है, इसको लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है, वो डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आगे आप देखने वाले हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना। चंद्रयान 1 के बारे में कब लॉन्च हुआ, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, उस समय इसरो के चीफ कौन थे, ये तीनों मतलब कह सकते हैं मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 का जो 3 पार्ट है, मतलब चंद्रयान मिशन का जो 3 पार्ट है, उसको लेकर यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। इन सभी को आपको याद रखना अनिवार्य है। अच्छा, इसरो की हालिया उपलब्धियों में एक तो चंद्रयान 3 को हम इसे गिनेंगे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। लेकिन इसमें एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब इसमें एक और नाम शामिल हुआ है, जापान, जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और ऐसे में एक चीज अतिरिक्त आप ये ध्यान रखेंगे भारत के संदर्भ में, हालांकि अब तक 5 देश चंद्रमा पर कदम रखा है, लेकिन भारत अपना ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो कि साउथ पोल पर पहुंचा है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। साउथ पोल जो चंद्रमा का ये खास करके अंधेरे वाला जगह है, और इसी जगह से सुदूर प्रांत से चाइना ने अभी हाल ही में सैंपल मंगाया है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, और ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। यहाँ पर आप ये एक बात ध्यान रखेंगे कि सौर मंडल का जो मुखिया है ये सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को हाल ही में आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, विभिन्न देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इन सभी को ध्यान आप रख सकते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना को लेकर या फिर इसके नाम को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बीपीएससी टीआरई वाले में शायद या फिर 69 बीपीएससी में, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर आई थिंक बीपीएससी टीआरई में ही पूछा गया है। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे कोई तो आप लोगों को मालूम होगा। इसको लेकर यहाँ पर एक तो करंट से रिलेट करके पूछा ही गया था, लेकिन कुछ चीजें पीछे जाकर भी पूछा गया था। आर्टेमिस कार्यक्रम जो कि एक नासा का कह सकते हैं मिशन है, जो कि एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर इसका 3 पार्ट है, जो आर्टेमिस 1, 2 और 3। 1 तो लॉन्च हो चुका है, इसमें 2 और 3 है, और ओवरऑल इसका यही उद्देश्य है कि चंद्रमा का नए और बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए। और इसको लेकर एक बात ये ध्यान रखेंगे आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर कि भारत
आर्टेमिस कार्यक्रम पर समझौता करने वाला ये 27वां देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। रिसेंटली एक प्रश्न और भी हमने आपको बताया था। अच्छा, आर्टेमिस कार्यक्रम में अब तक 43 देश शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर 39वीं तक को लेकर जानकारी दिया गया है, लेकिन इसमें 43 देश अब तक शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि क्रिकेट को डकवर्थ लुईस स्टर्न यानी कि डीएलएस नियम देने वाले किस देश के सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अच्छा, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, तो डीएलएस मेथड से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर डी यानी कि इंग्लैंड। इसको लेकर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 21 जून 2024 को डकवर्थ लुईस स्टर्न यानी कि डीएलएस पद्धति की शुरुआत करने वाले इंग्लैंड के फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डकवर्थ लुईस स्टर्न, इसमें 3 नाम शामिल है। एक तो डकवर्थ और एक लुईस और एक स्टर्न। आइए इसको देखते हैं, इसमें जो 3 नाम है किस प्रकार से शामिल हुए हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आगे यह है कि उन्होंने अपने एक साथी टोनी लुईस के साथ मिलकर डीएलएस पद्धति को तैयार किया था और इस नियम का जो इस्तेमाल होता है बारिश से प्रभावित मैचों के लिए किया जाता है। यानी कि डीएलएस मेथड से अगर खास करके कोई मैच अगर बारिश से प्रभावित होता है तो डीएलएस मेथड के जरिए जो खास करके जो मैच का जो ओवर होता है, जो रन की जो सीमा होती है, उसको घटाया जाता है। और इसको आई होप आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, यही है डीएलएस मेथड। अच्छा, आपको ध्यान रखना, डीएलएस मेथड या फिर डीएलएस पद्धति को साल 1997 में पहली बार किसी क्रिकेट मैच में लागू किया गया था। हालांकि आईसीसी जो अभी वर्तमान में क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है, इसे 4 साल बाद यानी कि वर्ष 2001 में आईसीसी ने हरी झंडी देकर इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया था और इसे लागू किया था। और तब से सभी मैचों में जो आईसीसी मैच होते हैं वहां पर डीएलएस मेथड को अपनाया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ सुधार हुए थे, यहाँ पर आगे आपको दिख रहा है। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकीविद स्टीवन स्टर्न ने इस पद्धति की बेहतरी के लिए इसमें कुछ सुधार किए। इसी कारण से इस नियम को डकवर्थ लुईस स्टर्न नाम दे दिया गया। डकवर्थ यानी कि फ्रैंक डकवर्थ, जिनका हाल ही में निधन हुआ, एक ये नाम है। और यहाँ पर जो लुईस आपको दिख रहा है, स्टीवन लुईस, जो इनके साथी थे, स्टीवन नहीं बल्कि टोनी लुईस, जो इनके साथी थे, जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस पद्धति को तैयार किया था। जबकि वहीं पर स्टर्न की बात करें तो स्टीवन स्टर्न जो कि ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकीविद है, इन तीनों के सहयोग से यानी कि इन्हीं तीनों के नाम पर इसे नाम दिया गया है डीएलएस मेथड। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है तो ऐसे में एक जानकारी ये निकलकर सामने आती है कि 25 जून को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। अच्छा, इस तरह के भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मालूम होगा आपके बीपीएससी एग्जाम में जब महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया था, ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, उसी दिन सुरेश रैना ने भी संन्यास लिया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो क्रिकेट के संन्यास को लेकर भी ध्यान रखिएगा। दरअसल डेविड वार्नर एक महान क्रिकेटर हुए और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मतलब जानकारी आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, आप लोग विस्तार से चीजों को पढ़ेंगे तभी जाके 100% आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। यानी कि कहने का सेंस यही है कि करेंट अफेयर्स में जितनी भी चीजें खबरों में रहती है वो एक प्रकार से आपका सिलेबस है, और सिलेबस को पूरी तरह पढ़ेंगे तभी जाके हर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। कई सारे लोगों का मानना यह है कि सर हम कोई बुक ले लेंगे और उसे पढ़ लेंगे थोड़े समय में, 1 से 2 दिन में या फिर 10 दिन में, तो करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। वो समय कुछ और था, लेकिन अभी का समय कुछ और है। इस चीज को समझिएगा। एक अच्छा खासा समय आपको इस पर देना होगा अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। ऐसे में अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में जितना संभव हो आप उतना प्रयास जरूर कीजिए। बाकी हम तो आपके साथ है ही। कोई जानकारी चाहिए तो हमें आप कॉल पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कुछ पूछ सकते हैं बेझिझक, या फिर आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां पर भी हमसे किसी भी प्रकार के कोई भी समाधान पाना चाहते हैं तो वहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा श्रीजा अकुला, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है WTT कंटेंडर 2024 प्रतियोगिता का जो आयोजन है हाल ही में 19 जून से 23 जून 2024 तक नाइजीरिया के लागोस शहर में किया गया था, और इसमें श्रीजा अकोला विश्व टेबल टेनिस यानी कि WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस लिहाज से ये खबर में है।
आपको ये भी ध्यान रखना वे हैदराबाद की रहने वाली हैं और हाल ही में वे 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी की। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो प्रतियोगिता के जो विजेता है महिला एकल, पुरुष एकल और इसके बाद महिला युगल, पुरुष युगल, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, महिला एकल का खिताब भारत को मिला ही, वहीं पर महिला युगल का भी खिताब भारत को मिला, जिसमें आपको ध्यान रखना है सृजा अकोला और जो अर्चना कामत की जोड़ी है, इन्होंने महिला युगल का खिताब अपने नाम किया। और इसके अतिरिक्त पुरुष युगल की बात करें तो ये भी खिताब भारत ने अपने नाम किया, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मार्किंग हुआ है ये गलत हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बात क्या कर रहे हैं, इसमें एकल खिताब यहाँ पर देखिएगा, महिला भारतीय कौन बनी, पहली भारतीय महिला, यानी कि महिला को लेकर बात हो रही है। और यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया एकल खिताब, यानी कि महिला एकल का जो खिताब है ये सृजा अकुला ने अपने नाम किया, ना कि राधिका जैन। यहाँ पर मिस कह सकते हैं, एक प्रकार से हुआ है, आप ध्यान रखेंगे सृजा अकुला इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में जो किया गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक हिंट दिया गया है, रमेश बैस। आप लोग मालूम होगा, आप लोगों को कई बार आपको जानकारी भी दिया गया है। रमेश बैस जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। देखिए, 22 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस द्वारा राजभवन मुंबई में इस पुस्तक का, जिसका नाम है गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुस्तक के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया संयुक्त तौर पर। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, इसमें राइट आंसर होगा लद्दाख। आपको बता दूं कि हाल ही में 24 जून 2024 को लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के मद्देनजर लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया है। ये 24 जून 2024 को घोषित किया गया है, यहाँ के जो उपराज्यपाल है डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, इनके द्वारा। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो इनसे संबंधित जानकारी है हमने दर्शा दिया है। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों और भारत के प्रशासन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से किस अवधि को भारत में इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट का आयोजन किया गया है। ये अभी हाल ही में किया गया है। कब से कब तक, तो 21 से लेकर 25 जून तक। यहाँ पर जैसे कि हमने प्रश्न में भी दर्शा दिया है कि डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों और भारत के प्रशासन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ 21 से 25 जून तक। ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले जो जानकारी हम आपको लाइव टेस्ट को लेकर दे रहे थे, इसकी शुरुआत हो रही है 1 जुलाई से। आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पहला टेस्ट जो सभी के लिए निःशुल्क है, आप लोग एप्लीकेशन पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों या फिर क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।